Hello everyone, myself Aish Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun। सो अब तक नीट 2023 को हुए एक हफ्ता हो चुका है और अब तक आपने अपने सारे मार्क्स लगा लिए होंगे कि आपके कितने आ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। और जिन बच्चों के तो अच्छे ठीक ठाक आ रहे हैं, कट ऑफ से अच्छे आ रहे हैं, पिछली बार की कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर ही आ रहे हैं, तो वो लोग तो रिलैक्स कर सकते हैं, अपना एश्योर कर सकते हैं कि वो लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन जिन जो लोग अभी बॉर्डर लाइन पे हैं या जो लोग अभी जिनके इनसे कम आ रहे हैं, जिनको ये पता चल चुका है कि इस साल तो नहीं मिलने वाला, अगर अगले साल अच्छे से मेहनत करें, सिस्टमेटिकली मेहनत करें तो अगले साल मिल जाएगा। तो इस वीडियो देखो, अब प्रैक्टिकली अगर देखें तो अब अब जो नीट हो रहे हैं ना, वो अब एकदम ट्रैक पे आके हो रहे हैं। अब जो एमबीबीएस आपका करिकुलम स्टार्ट होगा, अब जो भी नीट की डेट आएगी, जब भी काउंसलिंग होगी, वो एकदम सिस्टमेटिकली होगी, जिससे जो हमारा फर्स्ट ईयर है और जब आप अपने फर्स्ट ईयर में आओगे वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब थोड़ा सिस्टम ऐसा हो गया है। तो अब अगर हम अगले साल का भी अज्यूम करें कि जो आपका नीट 2024 है वो मई में ही होगा, तो आपके पास एग्जैक्टली एक साल है अभी। आ, आ, यही सिस्टमैटिक अगर हम अज्यूम करें कि अब सब कुछ सिस्टमैटिक वे में आ रहा है, कोविड की वजह से जो इधर उधर बिगड़ा था वो अब सही हो रहा है धीरे धीरे, तो आपके पास एक साल बचा है नीट 2024 के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या एकदम श्योर शॉर्ट रिसोर्सेज फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह, कोचिंग वगैरह, ये सब मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। टाइम टेबल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप देख सकते हो। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी नीट 2024 के लिए, 1 ईयर स्ट्रैटेजी, वो उन बच्चों के लिए थी जो अभी 11th से 12th में आ रहे हैं और अब उन्हें दोनों 11th और 12th मैनेज करना है, साथ में 12th भी अच्छे से पढ़नी है, बोर्ड्स भी देना है और 11th का भी अपना रिवीजन जारी रखना है, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर निकाल दे। तो वो वीडियो उनके लिए थी। ये वीडियो उनके लिए है जो नीट 2020, जिन्होंने अभी नीट 2023 दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है, और अब वो एक ड्रॉप लेना चाह रहे हैं नीट 2024 के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो देखो, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि अब चलो मान लो आपने अभी एक हफ्ता रिलैक्स कर लिया, अब आप लग जाओ नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आपने देख लिया है कि स्टार्टिंग से, अब आपने दे ही दिया, ऑब्वियसली नीट दे दिया है, अब आपने देख लिया कि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ो तो नहीं होता सिलेक्शन, लास्ट में बहुत दिक्कतें आती है, बैकलॉग बने होते हैं, दिक्कत बहुत आती है लास्ट में। अब आपने देख लिया, आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, अब तो आप अपने जूनियर को भी समझा सकते हो जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है कि ऐसे मत करना। तो देखो, अभी से ही अब एक हफ्ता आपने अच्छे से रिलैक्स कर लिया, एक या डेढ़ हफ्ता सोच रहे हो रिलैक्स करने का तो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हफ्ते अच्छे से रिलैक्स कर लो। उसके बाद मतलब जुट जाना एकदम अच्छे से नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। तो क्योंकि क्या होगा ना, देखो, अगर आप एक डेढ़ महीना रिलैक्स ही करते रहोगे या फिर जो लोग बॉर्डर लाइन पे है वो काउंसलिंग का वेट करते रहेंगे, तो देखो, इतना तो आप भी, कोई काउंसलर भी होगा वो भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकता है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो या उससे 5-10 नंबर कम आ रहे हैं। काउंसलर क्या पता बोल दे ताकि आप उसको पैसे दे के काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन ले लो। आ, लेकिन चांसेस तो है ना कि कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप काउंसलिंग के लिए वेट करते रहोगे, इतना टाइम 3-4 महीने वेस्ट करोगे, जो आपने पढ़ा हुआ है नीट 2024 के लिए वो भी बर्बाद हो जाएगा, 2023 के लिए सॉरी, वो भी भूल जाओगे, और पढ़ने का जो रिदम है, आदत है, वो भी छूट जाएगी। और फिर 24 के लिए फिर रिग्रेट होगा कि काश शुरुआत से ही पढ़ लिया होता। तो इसलिए अभी जुट जाओ पढ़ाई के लिए। अगर बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आ रहे हैं तो अभी पढ़ते रहो। अ, बाद में जब काउंसलिंग होगी तो अप्लाई कर देना, चॉइस फिलिंग कर देना, अगर कॉलेज अलॉट हो गया वेरी वेल, वेरी गुड। नहीं हुआ तो ये तो अश्योरेंस रहेगी कि मैं पढ़ रहा था, मेरी पढ़ने की रिदम नहीं टूटी, जो मैंने नीट 2023 के लिए पढ़ा हुआ था वो मैं अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, भूला नहीं हूँ। और मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि आपको एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है दोबारा। तो ऐसा है। तो देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या मटेरियल फॉलो करना है। देखो, पहले ही बता दूं, देखो, अगर कोई 11 12th पे होता ना तो उसे हम बोल भी देते कि चलो आप फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ लो, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के या यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेकिन अब नहीं, अब आपको फिजिक्स के लिए सिर्फ अपने नोट्स जो आपने बनाए थे, जिनमें अच्छे से थ्योरी लिखी हुई है, मतलब थ्योरी, जो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है और उनकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, वो नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और जो लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं वो करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है आपको। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं वो आपको करना है, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर फिजिक्स पार्ट। एनसीईआरटी अब मतलब, देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब मेरे को मतलब एनसीईआरटी आप तब पढ़ना फिजिक्स की जब मान लो जब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, जब आपको लग रहा है कि चलो अब मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं 600 प्लस की, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे रैंक पे फोकस करना है, तो तब आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन अभी नहीं।
वो तब की बात है, अभी नहीं। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना, उसे कंप्लीट करना और फिर बाद में मॉक टेस्ट शुरू करना। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। अब देखो, केमिस्ट्री में फिजिकल पे आपको वही नोट्स जिसमें अच्छे से थ्योरी लिखी हो, कॉन्सेप्ट लिखा हो, जो याद करने वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स के बारे में, वो अच्छे से लिखा हो, जो आप वहीं से पढ़ के याद कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में आ, थोड़े असर्शन रीजन, थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट टेस्ट करें आपका, वैसे क्वेश्चन हो। और देखो, जहां भी मैं पीवाईक्यू बोल रहा हूँ ना, दैट इज अंडरस्टूड कि आपको अपने मॉड्यूल के लेवल 1 के क्वेश्चन जो कि एक्चुअली नीट बेस्ड हो, नीट लेवल के पे बेस्ड होते हैं, वो करना है। तो ये आप मान लेना। और एनसीईआरटी देखो, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप एक रीडिंग दे देना, बस एक रीडिंग। और उसके बाद बस जब भी आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज कर रहे हो जिसमें एसल्शनलिज्म ये सब आ जाए, तो तब आप उस टेस्ट को एनालाइज करने के लिए एनसीईआरटी में बस मार्क कर लेना कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एसल्शनलिज्म आ सकता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ नोट्स पे, पीवाईक्यूज पे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, और एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले लेना। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी। नोट्स तो आप कोने में रख दो, क्योंकि कोचिंग वाले नोट्स में भी एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें लिखवाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें छुड़वा भी देते हैं। आ, छुड़वाते तो वो इसीलिए हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आ, आ गया एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, और वैसे भी एनसीईआरटी तो करनी ही होती है इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते हो। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने हैं, ताकि या फिर स्टिकी नोट्स बना लेना, ताकि लास्ट में पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की नौबत ना आ जाए, जो जो इंपॉर्टेंट हो वो पढ़ के जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म हो जाए लास्ट के टाइम में। अभी अच्छे से पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। प्लस ये ऑब्वियस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। अब देखो, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेवल 1 ना भी करो, ओके, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है। और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में असर्शन रीजन तो जरूर से जरूर करना, और उसे फिर मार्क कर लेना एनसीईआरटी में रिवाइज करते टाइम। ऑर्गेनिक में है सेम, एनसीईआरटी मल्टीपल रिवीजन, अच्छे से रीडिंग लेनी है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, और एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज दिए रहते हैं ऑर्गेनिक के, वो भी करने हैं। और उसके बाद नोट्स, नोट्स आप बना सकते हो नेम रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी फिर अगर आप खोल के नेम रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने जाओगे तो टाइम ऑल वेस्ट होगा। इसलिए आप एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें आपके सारे नेम रिएक्शन लिखे हुए हों, ताकि एक ही जगह पे आपको शॉर्ट शॉर्ट मिल जाए लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। और वो थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे ऑर्डर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, जो भी वो ऑर्डर्स होते हैं इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इस नोट्स में आपको लिखे होने चाहिए। और बाकी ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हो गया। क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू और वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में अगेन एसर्शन रीजन तो जरूर सही करना है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए ऊपर बता दिया मैंने। अब लास्ट बायो। बायो तो सबको ही क्लियर होता है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कुछ और बिल्कुल नहीं करना है। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को अच्छे से मार्क करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं रंगनी है। और बाकी या तो स्टिकी नोट्स बना लो, ताकि लास्ट के टाइम पे जब रिवीजन कर रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो सबसे पहले कवर हो, बाकी चीज़ें बाद में। इसलिए एनसीईआरटी बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। हमारी मैम ने भी हमें कहा था कि अगर आपने एनसीईआरटी डबल डिजिट रिवाइज की है तो आपके बायो में 340 से कम आ ही नहीं सकते। एनसीईआरटी का इसलिए डबल डिजिट रिवीजन करना है, पीवाईक्यू और वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखो, कोचिंग का ये है, आ, अगर आपके घर के पास कोचिंग है तो आप कोचिंग ले लो, क्योंकि आपका ट्रैवल में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर आपके घर से दूर है तो मत लो, तब आप ऑनलाइन कोर्स ले लो या ऑनलाइन कोचिंग ले लो, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, और भी कोचिंग होते हैं, ऑनलाइन ले लो। और देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे इस साल भी नीट में 580 590 आए थे, अब मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सेल्फ स्टडी करके मैं निकाल लूँगा, तब आपको थोड़ा खुद से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रियलिटी है कोचिंग का ये होता है ना, कोचिंग में जैसे जैसे सिलेबस चलता रहता है हमें भी पता चलता है कि अब हमें ये पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है। वरना अगर खुद से पढ़ने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, अब पहले क्या पढूं बाद में क्या पढूं, ऐसे करते करते टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और कुछ चीज़ें होती है जो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते, कुछ चीज़ें होती है जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए कोचिंग हमें थोड़ा ओरिएंटेशन दे देता है। इसलिए चाहो तो देखो, प्रेफरेंस तो आपका ऑनलाइन कोचिंग पे ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ट्रैवल का टाइम बच जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और आजकल ऑनलाइन कोचिंग, कोई नहीं बोल सकता कि ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग इनमें कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो रहा है। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग ही ले लेना। और अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ ऐसी ही लेना जो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो। अब इसमें आप रिसर्च कर सकते हो,
जो भी आप ये एक हफ्ता या 2 हफ्ते रिलैक्स कर रहे हो, इसमें आप थोड़ा रिसर्च ट्राई करो, रिसर्च करने का कि मैं कौन सी एनसीआर टेस्ट सीरीज लो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अब जितना मैंने देखा, मैंने सुना आसपास से दोस्तों से भी, उन्होंने ही बताया, कोई ऐसे स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं कर रहा हूँ नीट प्रेप वगैरह, लेकिन जो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज होती है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। ये मैंने मतलब खुद भी उनकी वेबसाइट पे देखा, थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे दोस्तों ने भी बताया जिन्होंने नीट प्रेप से प्रिपरेशन की थी। मैंने नीट प्रेप नहीं लिया था, पहले ही बता दूं, लेकिन मैंने बस सिर्फ उनसे सुना और खुद भी देखा कि जो टेस्ट सीरीज ये देते हैं दैट इज फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड या फिर पीवाईक्यू बेस्ड। अब देखो, हो सकता है कि और भी कोचिंग हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च करके ढूंढा है। तो इसलिए देख लेना आप भी, जो भी आप ये 1 डेढ़ हफ्ता रिलैक्स कर रहे हो उसमें देख लेना, और कोचिंग भी देख लेना। प्रेफरेंस ऑनलाइन पे ही रखना, क्योंकि इसका टाइम भी बचेगा। और टेस्ट के लिए बता दूं, टेस्ट आप ओएमआर पे ही देना। ऐसा मत करना कि बस फ़ोन खोला टेस्ट दे रहे हो ख़त्म। ओएमआर रखना अपने साथ, उस पे ही देना ताकि रियलिस्टिक थोड़ा फील भी आए, ओएमआर भरने की भी आदत पड़ जाए, और 3 घंटे ही बैठना। तो ऐसे ही टेस्ट देना, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये कुछ मेरी तरफ से था आपके लिए पॉइंट्स, कैसे आप तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज कोचिंग का भी। देखो, ये जो 2 पॉइंट्स है ना कोचिंग के, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही लेनी है, या फिर टेस्ट नीट प्रेप का लेना है तो नीट प्रेप ही लेना है। ये आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ऑनलाइन में मैं ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ऑफलाइन मेरे घर के पास भी है, तो आप ऑफलाइन चले जाओ, उसमें क्या है। लेकिन आ, थोड़ा बस ये दिमाग में रखना कि चाहे पास में ही हो, टाइम तो वेस्ट होता ही है आने जाने में, दोस्तों के साथ हो ही जाता है थोड़ा। तो इसीलिए थोड़ा अपनी तरफ से भी देखना कि आपको क्या सूट कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन घर से दूर है तो बिल्कुल ही क्लियर है, सोचने की बात ही नहीं है कि नहीं ऑफलाइन लेना नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग पर ही जाना है। और टेस्ट टेस्ट वही लेना है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से बाहर अगर कहीं टेस्ट में आ रहा है तो आप अपना 1 साल, मतलब फिर आप वेस्ट ही कर रहे हो आप टाइम अपना, अगर आप एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ रहे हो। तो इसीलिए एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट भी एनसीईआरटी बेस्ड ही लेना है और ओएमआर पे ही देना है। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो नीट 2024 के लिए। आ, सो जो भी बच्चे अभी ड्रॉप ले रहे हैं, तो देखो, अब कोई, अब कितने दिनों तक इस बात पे ही रिग्रेट करते रहोगे कि यार नीट 2023 में ये कर लेता वो कर लेता। इससे अच्छा जो आप सोच रहे हो कि मैं ये कर लेता वो कर लेता, तो शायद इस साल हो जाता वो, इस अब कर लो, तो फिर आपको 2024 में रिग्रेट नहीं होगा। तो इसीलिए अब जम के थोड़ी मेहनत करो नीट 2024 के लिए। जो भी आपने गलतियां करी उन्हें रिपीट मत करो, ताकि अब जो आप 1 साल ये ड्रॉप ले रहे हो, ये आपका लास्ट ड्रॉप हो, अगले साल आप सीधे मेडिकल कॉलेज में ही जाओ। सो यार, ये थी मेरी तरफ से नीट 2024 के लिए वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे